नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए शौर्य पंडित का। इस समय हम मौजूद हैं धनबाद। आज आपके सामने उस इतिहास से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं, जिसको आपने फ़िल्मों में देखा होगा और जिसका अपने आप में एक ऐसा इतिहास है, जो कि स्वर्णिम भी है, प्रश्नवाचक भी है। लेकिन आज सारी परतों को खोलते हुए हम आपके सामने वो सारी चीज़ें रखेंगे। दरअसल हम इस समय मौजूद हैं सिंह मेंशन, मौजूदा कुंती निवास में, और हमारे साथ में हैं सिद्धार्थ गौतम जी। सिद्धार्थ अपने आप में वो नाम है, जिसको अगर आप प्राचीन उसमें लेके जाएँगे तो सिद्धार्थ कौन थे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। व्यक्ति विशेष से भी परिचय कराएँगे, इतिहास से भी रूबरू कराएँगे और मौजूदा स्थिति में क्या है राजनीतिक परिवेश, क्या है सामाजिक परिवेश। ज़्यादा लंबा इसको ना करते हुए सीधे मिलाते हैं आज के गेस्ट ऑफ ऑनर से कि सिद्धार्थ गौतम जी। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहली बात तो बहुत-बहुत धन्यवाद जो आज आपने हमको इतने शॉर्ट नोटिस पे इतना जल्दी समय दे दिया, उसके लिए बेहद शुक्रिया। नहीं, नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये हम लोगों का काम है और सबसे पहला काम जो हम लोगों ने सीखा है, जी, वो है लोगों की इज़्ज़त करना और क्योंकि हमारा एक इमोशनल सेंटिमेंट भी है। आप यूपी से आए हैं और मैं भी यूपी का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का जन्म वहीं हुआ था, तो एक इमोशनल कनेक्ट भी है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। नरभियो के न अभी जो सबसे पहला प्रश्न है, वो है इस सिंह परिवार के इतिहास के बारे में। आइए सीधा परिवार के ही सदस्य से जानते हैं, कैसे धनबाद आना हुआ, फिर कैसे क्या हुआ? कैसा था सर यहाँ यूपी से धनबाद का माइग्रेशन क्या वजह थी? और कैसा रहा अब तक का यहाँ माइग्रेट करने के बाद? देखिए हमारा परिवार जो है, वो बेसिकली यूपी के बलिया ज़िला के तब दोआबा और अभी बैरिया विधानसभा में जी, एक हमारा गाँव है गुनिया चक, तो वहाँ के हम लोग रहने वाले हैं और उस समय जो है हमारा परिवार अ, किसानी करके अपना गुज़र-बसर हम लोग उस समय मैं तो था नहीं, तो मैं जानता हूँ। तो परिवार किसानी करके और भी अन्य चीज़ें करके गुज़र-बसर करता था। अ, मेरे पिताजी अपने भाइयों में सबसे बड़े थे और 14 वर्ष की उम्र उनकी रही होगी जब वे पहली बार बलिया से धनबाद आए। तो उस समय जो मैं जानता हूँ कि काफ़ी तकलीफ़ों का सामना परिवार को करना पड़ता था। तो मेरी जो दादी थी हुँ, अ, मैंने सुना है कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी थी वो। तो उन्होंने डिसाइड किया कि भई परिवार की जो माली स्थिति है वो ठीक नहीं है, तो इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो उस समय उनके कुछ रिश्तेदार जो थे वो धनबाद में रहते थे। तो दादी को लगा कि भई ठीक है हमारी जो अभी पारिवारिक स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है और हम जूझ रहे हैं। तो उन्होंने पापा के बारे में सोचा कि भई बड़े बेटे को मैं अपने रिश्तेदारों के पास भेजूँगी और बेटा कुछ काम करेगा तो घर में कुछ पैसे आएँगे। थोड़ा-सा परिचय, उनके विषय में विस्तृत परिचय, क्योंकि हम जानते हैं आपके पिताजी कौन हैं, लेकिन आम दर्शक नहीं। देखिए मेरे पिताजी का जन्म सन 1939 में हुआ था, 27 दिसंबर और सौभाग्य से मैं भी उसी दिन पैदा हुआ हूँ। 27 जो हमारा बर्थ डेट है वो उनका और हमारा एक ही है। जी, जी। और वे झरिया से 4 बार विधायक रहे हुँ, और बिहार की राजनीति में उनका काफ़ी मैं कहूँगा कि बिहार की राजनीति में वो काफ़ी सक्रिय थे और ऐसा लोग कहते हैं कि जब सूर्यदेव सिंह थे, जी। तो बिहार की राजनीति उन्हीं से शुरू होती थी और उन्हीं पर खत्म। सूर्यदेव सिंह जी ने जिस तरह से स्ट्रगल करके, क्योंकि कई एक कथाएँ हैं, कई एक चीज़ें यहाँ पे धनबाद की धरती में फैली हुई हैं कि किस तरह का स्ट्रगल करके वो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र उन्होंने तय किया था। तो कुछ थोड़ा-सा उसके बारे में, संघर्ष के इतिहास के बारे में, क्योंकि देखिए जब दंत कथाएँ जी, बाहर फैली हुई हैं, तो परिवार में तो वास्तविकता रही। जी। कुछ थोड़ा-सा अवगत कराएँगे? देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि दादी के कहने पर वो बलिया से धनबाद आए हुँ, और आने के बाद जो हमारे रिश्तेदार थे जिनके पास पिताजी गए, तो जिस तरह से जो उम्मीद थी जो दादी ने उम्मीद रखी थी, हुँ, उस तरह का सहयोग यहाँ के परिवार वालों से मिल नहीं पाया। जी। तो छोटे बच्चे थे, उस समय 14 वर्ष की आयु थी, तो उनसे खाना बनवाया जाता था, वो खाना बनाते थे लोगों के लिए जी, और परिवार में ही। हाँ, परिवार वो उस समय के जो मेरे परिवार के लोग थे, वो जब आए थे तो उन्होंने
कह कर के बोला था कि भाई आप भेजो, हम किसी काम में लगा देंगे, लेकिन वो उनको एक हाउस हेल्प की तरह उन लोगों ने रख लिया। तो आपने सुना होगा, मुझे नहीं पता है कि उनके बारे में आपको कितना पता है, लेकिन सूर्यदेव सिंह एक ऐसा नाम है जो ज़िंदगी में किसी से डरा नहीं, किसी किसी के पास झुका नहीं। तो ये जो नेचर था उनका, स्वाभिमान वाला जो एक उनका कैरेक्टर था, वो तो बचपन से ही। तो ठीक है, काम उनके लिए कोई भी छोटा-बड़ा काम नहीं था, वे काम करते थे। लेकिन उनको अनायास ही किसी भी बात को लेकर के उनको प्रताड़ित किया जाता था, और मैं कहूँगा कि मारना-पीटना ये सारी चीज़ें होती थी। उनकी शुरुआत हुई गलती से, एक बार उन्होंने खाना बनाया था और उसमें उनसे दाल जो है वो जल गई थी। तो वो दाल जो जल गई उसको लेकर के जो हमारे रिश्तेदार थे उन्होंने उनको बहुत मारा। तो बहुत मारने के बाद उनको लगा कि भई मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? अ, उन्होंने कुछ नहीं सोचा और वो रात को घर छोड़ कर के वो निकल गए वहाँ से। और वहाँ से एक रेलवे ट्रैक है, भौरा वो जगह है धनबाद में। वो रेलवे ट्रैक है, वो रेलवे ट्रैक को फ़ॉलो करते हुए वो बोरागढ़ बोल के, जहाँ पे पहली बार पापा ने शुरुआत की थी और जहाँ रहना शुरू किया था पापा ने, वे वहाँ पहुँचे। हुँ। और वहाँ एक पेड़ के नीचे वे 3 दिन तक बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए बैठे रहे। तो वहाँ से एक वहाँ बगल में ही एक बंगाली परिवार था, और वहाँ के जो हाउस ओनर थे, तो वे कुछ काम करने जाते थे तो हमेशा देखते रहते थे कि भाई वो जब आ रहे हैं तो बच्चा वहीं बैठा है, जब जा रहे हैं तो वहीं बैठा है, आ रहे हैं तो वहीं बैठा है। तो उनसे नहीं रहा गया, तो तीसरे दिन उन्होंने पूछ लिया कि बेटा तुम कौन हो? क्या है? क्यों यहाँ बैठे हो? तो पापा ने बताया कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, मैं गाँव से आया हूँ और मेरे रिश्तेदार ने ऐसे-ऐसे हमारे साथ किया, तो हमने घर छोड़ दिया और अब हम किसी भी कीमत पर घर तो नहीं जाएँगे, और माँ ने हमें भेजा है घर की स्थिति को ठीक करने के लिए, तो मैं जब तक घर की स्थिति ठीक नहीं करूँगा, मैं घर भी नहीं जाऊँ। तो वहाँ पर उन्होंने पिताजी को सहारा दिया और उनको कुछ छोटा-मोटा काम वो करने लगे। हुँ। और किस तरह का काम? कुछ छोटा-मोटा जैसे मान लीजिए कोई किसी का कुछ कोई भी छोटा-मोटा सिविल का काम है, या देखिए, काम ऐसा कोई नहीं है जो हमारे पिताजी ने नहीं किया। उन्होंने ट्रक चलाने से लेकर के मज़दूरी करने से लेकर के हर काम किया है। और मैं आपको बताऊँ कि जब वो ट्रक चलाते थे तो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए अम जैसे अब अगर आप एक शिफ्ट करते हैं, मान लीजिए अगर आपका कोई डेस्टिनेशन है, अब आप यहाँ से वहाँ गए तो कम से कम आप 12 घंटे या 24 घंटे का आराम तो लेंगे, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। तो उन्होंने क्या कर रखा था कि वे जो ट्रक चलाते थे उसमें एक ईंट और एक बोरी उसको कहते हैं, वो रखी थी, और वो जहाँ डेस्टिनेशन पर पहुँचते थे, जितनी देर में वो सामान जो है ट्रक से खाली अनलोड होता था, जी, अनलोड होता था, उतनी देर में वो चटाई जो है उसको बिछा करके और वो ईंट को रख के वो हो जाता सिरहाने वो सो जाते थे। और जब खाली हो जाता था तो फिर वो उनको बता दिया जाता था, वो फिर गाड़ी लेके चले जाते थे। अब मतलब मेहनत करने का जुनून था उस उनके अंदर। और फिर धीरे-धीरे उस समय उनका काम जो है बढ़ने लगा, और पहला काम उनको कोयलरी क्षेत्र में जो मिला था, वो मिला था मज़दूरों की हाज़िरी बनाने का। हुँ। वो काम वो करते थे, उसको करते-करते, क्योंकि वे खुद बहुत ही गरीबी, बहुत मुफ़लिसी से वे उठे थे। उठे थे क्या, उस समय तो स्ट्रगल अभी कर ही रहे थे, संघर्ष कर ही रहे थे। तो उन्होंने जो वहाँ पे उस समय जो मज़दूर होते थे, तो उनका बहुत ज़्यादा शोषण होता था। जी। तो ये चीज़ें वे देख नहीं पाते थे, और इसके लिए वो अभी हमेशा हेल्पफुल नेचर था ही उनका, और उनको उनसे दूसरों का कष्ट देखा नहीं जाता। तो वो लोगों की हेल्प करने लगे, अपने साथियों की, जो साथी उनके साथ थे या और भी जो लोग थे। तो धीरे-धीरे उनका नाम बनने लगा कि भई ये एक आदमी है, अ, सबकी बहुत मदद करता है। तो धीरे-धीरे यहीं से उनकी जो है लोकप्रियता शुरू हुई, और धीरे-धीरे वे काम करने लगे, उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। तो उस समय में मैं आपको एक बात बताना चाह जी, रहा हूँ ज़रूर। कि बहुत बारी मैंने ऐसा देखा है कि मेरे पिताजी का जो नाम आता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर तो जब लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा, उनको मलीन करने में, तो मेरे पिताजी का तो उनके सामने कोई आधार ही नहीं है। लेकिन मेरे पिताजी के बारे में लोग कहते हैं कि भई अ, ये किसी के पहलवान थे और इन्होंने अपने ही मालिक को ऐसा किया, वैसा किया, उसके बाद वे आगे बढ़े। मैं भी इसी पे ही आने वाला था, हाँ, लेकिन बहुत अच्छा किया आपने। नहीं, जी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो ऐसा लोग कहते हैं हुँ। कि भई इन्होंने जो है जिसने इनको सहारा दिया, इन्होंने उसी की हत्या की और उसके जगह पर हाँ, साहब। हाँ, हाँ। देखिए, अभी क्या है कि ये नाम आप ले सकते हैं, मैं नहीं ले सकता हूँ, जी। क्योंकि हम लोग एक राजनीतिक परिवार से हैं, और आजकल
ये सारी चीज़ें जो आप समझते हैं कि तो मैं कुछ नहीं और देखिए मुझे बहुत ज़्यादा क्योंकि जब उनकी मृत्यु हुई मैं लगभग 4.5 वर्ष का रहा हूँगा। उनके साथ रहने वाले जो लोग हैं उन्हीं से सुन कर के उनकी गाथाएँ, की वीर गाथाएँ मैं सुन कर के बड़ा हुआ। तो ये हमेशा मैंने देखा है और हम लोगों ने कभी इस पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। और प्रतिक्रिया की बात आप करेंगे तो एक हमारे परिवार के ऊपर फ़िल्म भी बनी थी, जी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, जी। जिसमें हमारे परिवार को बिल्कुल नेगेटिव दिखाया गया। तो अभी उस पे भी आएँगे, उस हाँ, पे कई कई प्रश्न हाँ, हमारे पास हैं। हाँ, ओ तो ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा लोग कहते हैं। तो देखिए मैं एक बात आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई किसी के पास जाता है या कोई किसी को अपने पास रखता है, तो कहीं न कहीं उसकी क्षमता होती है, कहीं न कहीं उसके अंदर कुछ योग्यता होती है। ऑब्वियसली। पिताजी यदि किसी से भी जुड़े, हुँ, पापा हमारे किसी से भी जुड़े, तो जो शुरुआत की जो चीज़ें थी, जो जो मैंने आपको बताया कि उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई, हुँ। उस वो इसलिए कि उनको कहा कि भई एक व्यक्ति है जो कोयलेरी में लोगों की बहुत मदद करता है और अब लोग उसको बहुत ज़्यादा मानने लगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गिव एंड टेक का रिलेशन बना। जी, गिव एंड टेक का क्या रिलेशन बना कि यदि कोई एक प्रॉपर क्षेत्र है, यदि कोई एक जगह है और वहाँ पर किसी का प्रभाव ज़्यादा है और वहाँ पर जैसे आप जानते हैं कि आजकल जो जनरल जो नेतागिरी में जो चीज़ें होती हैं कि अगर कोई एक नेता है, तो वो खोजता है कि इस तरह का कोई एक मेथ जिसको बोलते हैं मेथ मालिक मालिक नहीं मेथ जो एक 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 चंक ऑफ क्राउड को कंट्रोल करता है। जी। तो भाई उसको हम अपने साथ जोड़ लेते हैं। पूरा क्राउड आपके साथ आ जी। जाएगा। तो उस समय पापा के साथ यही हुआ और मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको फिर सिन्हा साहब के साथ में थे कभी? हाँ, बिल्कुल थे, जो थे, बिल्कुल थे। साथ में काम हाँ, हाँ करते जी, हैं? हाँ जी। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि उनके साथ वे थे, उनके सहयोगी के तौर पर, ना कि उनके विरोधी के तौर नहीं, नहीं, विरोधी नहीं, उन लोगों ने इसके लिए उनके लिए कुछ और शब्द का भी लोग प्रयोग करते हैं। बाहुबली, नहीं, 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 जो पहलवान। नहीं, वो तो अलग चीज़ है, जी, लेकिन जो जिनका नाम आप ले रहे हैं, उनके साथ निश्चित तौर पर पिताजी थे, लेकिन जो डेज़िग्नेशन उनको दिया गया था, उस डेज़िग्नेशन से वे नहीं थे। पिताजी की पापा की अपनी एक आइडेंटिटी थी और वो एक सहयोगी के तौर पर उनसे जुड़े थे, ना कि किसी काम करने वाले या असिस्टेंट या नौकर जो लोग उनको बोलते हैं। वो एक सहयोगी के तौर पर जुड़े थे और सहयोगी के तौर पर उस समय के वे बाहुबली थे। उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति जिसकी पहुँच सीधा प्रधानमंत्री तक हो, ऐसे ही रास्ते से किसी व्यक्ति को उठा करके अपना सहयोगी नहीं बना लेगा। तो उनके अंदर जो क्षमता थी उसको देख करके उन्होंने इनसे संपर्क किया और पिताजी ने कहा कि ठीक है भई हम सहयोग करेंगे और फिर वहाँ से चीज़ें शुरू हुई। और उनसे जो अलगाव का कारण था जी। अ, पिताजी का जो अलगाव का कारण था देखिए आप मुझसे कहानी पूछ रहे हैं तो मैं पूरी कहानी बता रहा हूँ, जी, जी, इसमें आपको बिल्कुल। अगर यदि कोई सवाल करना हो तो मैं आप कर सकते हैं। अवश्य। तो उसमें फिर क्या है कि सहयोगी के तौर पर वो जुड़े और उनका जो काम था, वो करते गए। लोगों के बीच में उनका सुखदेव सिंह जी का। जी, जी। उनका काम आना-जाना हाँ, उनके रहने से क्योंकि वो वहाँ पे उस समय काफ़ी प्रभावी व्यक्ति थे। तो उनका भी जो काम रहता था वो पापा उसको करते थे और जो इनका नेचर था लोगों की मदद करना, उस नेचर के कारण धीरे-धीरे और ज़्यादा इनकी जमात जो है वो बढ़ती चली। मॉब सपोर्ट। जी, वहाँ पर इनके मन में किसी तरह का कोई भी भाव नहीं था। ये जिनके साथ थे, उनके लोगों ने उनको बताया कि भाई ये सूर्यदेव सिंह है, अगर इसको नहीं रोका जाएगा, तो कल को ये आपका कॉम्पिटिशन बन जाएगा। बन सकता है। कॉम्पिटिशन तो इस चीज़ को जब पहले लोग चाहते हैं कि जो अगर घर में कोई कॉम्पिटिशन है तो उसको लोग थ्रेट मानते हैं और उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो ये दिमागें जो हैं, ये चीज़ें जो हैं उनके दिमाग में बैठती चली गईं और उनके जो आस-पास के लोग थे उन्होंने सहयोगियों ने ही, जी, सिन्हा साहब के सहयोगियों ने ही सूर्यदेव सिंह जी के खिलाफ भूमिका बनाना शुरू कर जी दिया। और इनको थ्रेट वो मानने लगे। प्रोजेक्ट करने लगे कि भई ये थ्रेट है। लेकिन पापा का किसी तरह का कोई भी ऐसा कोई भी एटीट्यूड नहीं था। तो अब होता है कि अगर कोई एक्शन कर रहा है, किसी के खिलाफ कोई बता रहा है तो उसका रिएक्शन भी दिखने लगता है। जी। तो धीरे-धीरे पापा को रिएक्शन दिखने लगा। यदि आप मेरे से आज बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं, आज मैं आपके साथ बैठा हूँ तो आप बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं और यही मैं कल आऊँ और आपका जो एटीट्यूड है मेरे प्रति चेंज हो जाए, तो मुझे थोड़ा लगेगा कि भई ऑब्वियस है। तो पापा को लगा एटीट्यूड में जब उन्होंने चेंज देखा तो पापा को लगा कि भई क्या है सब बट वो उनके दिमाग में वो सारी चीज़ें बिठा दी गई। पापा को देखिए मैंने तो आपको बताया था कि स्वाभिमान जो है हुँ। स्वाभिमान को लेकर के वो सिर्फ़ एक ही चीज़ को लेकर के वो जीवन भर रहे। वहाँ पे एक बार क्या हुआ कि वे वो नेताजी से उन 2 नेता थे उनसे मिलने गए। आप उनका नाम क्यों नहीं लेना देखिए चाहते? देखिए, जिस मामले को लेके उनके ऊपर आरोप हैं, उससे तो वो बरी भी हो गए थे, आपके पिताजी। तो नाम लेने में क्या आपत्ति है? देखिए मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ और मैं आपको ये स्पष्ट कर देता हूँ
कि इस इंटरव्यू के दौरान जिसे भी आप मानते हैं या हम मानते हैं कि वो हमारा विरोधी है, मैं उसको नाम लेके एड्रेस नहीं करूँगा। कारण उस हाँ, नो नहीं कारण उसका ये जी। कि देखिए आजकल फैक्ट चेक लोग बहुत कम करते हैं सही बात। और मैं अपने परिवार का सबसे छोटा बेटा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे किसी भी अ, गैर ज़िम्मेदाराना बयान से। बयान से मेरे परिवार को कोई दिक्कत होगी। और आप प्रेस है, आप कुछ भी आप किसी का नाम ले सकते हैं। आप बिल्कुल। नाम लीजिए, मैं उसको एड्रेस करूँगा, जी। बट मैं नाम नहीं ले सकता हूँ नो इश्यूज़। फॉर द सेफ्टी ऑफ माय फैमिली। ट्रू, एक्सेप्टेड। तो और सेफ्टी में सिर्फ़ मैं कहूँ कि वो कानूनी प्रक्रिया, बाकी किसी चीज़ की हमें कोई चिंता नहीं है। तो फिर जब उनको पापा को ये लगा कि हाँ, पापा एक बार मिलने गए उनसे, हुँ। तो काफ़ी समय बीत गया, कोई मिले नहीं और वहीं पर मुझे याद नहीं है उस समय झरिया के जो विधायक थे, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। बोल सकते हैं? इसके राय। एसके राय जी। जी। एसके राय जी, वो उनसे वीपी सिन्हा जी से मिलने पहुँचे, हुँ। लेकिन नाम मैंने ले लिया। तो वो इनसे मिलने पहुँचे। तो मिलने पहुँचे तो पापा ने देखा, पापा 1 घंटे, डेढ़ घंटे पहले पहुँचे थे और वे वेट कर रहे थे। उन्होंने देखा कि वे आए और मिले, मिल कर के निकल गए। हुँ। तो वहाँ कोई उनका प्रहरी था या कोई काम करने वाला था। तो उन्होंने कहा कि भई हम इतनी देर से आए हैं, हमसे मिले नहीं और वो आए और वो मिल के निकल गए। तो उस प्रहरी ने कहा था या जो काम करने वाला था उसने कहा था कि सूर्यदेव तुम विधायक नहीं हो ना, हुँ। तो तुमसे क्यों मिलेंगे वो? चैलेंज काइंड ऑफ। हाँ, वो एक चीज़ थी कि भई सूर्यदेव तुम विधायक नहीं हो ना, तो अब तुम्हारी क्या औकात है? और वो विधायक हैं भई, वो आए मिलने, मिल के चले गए, उनका जब मन करेगा तुमसे मिलेंगे। वे अंतिम दिन था, वही अंतिम दिन था। पापा ने कहा कि अब मिलेंगे विधायक बन के और वहाँ से पापा निकल गए। मीन्स चैलेंज एक्सेप्टेड। हाँ, सॉर्ट ऑफ। जी। उसके बाद उनके दिमाग में तो बैठ गया कि अब इतने वो बहुत दिमाग से मैं आपको बताऊँ कि इंटेलिजेंट वे इतने थे, उनकी शिक्षा बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन भगवान ने उनको कुछ दे रखा था। तो इंटेलिजेंट तो थे ही वो, उनके दिमाग में ये चीज़ आ गया कि मतलब मेरे लिए चीज़ें अब ठीक नहीं चल रही। तो वे अपने काम में लग गए और धीरे-धीरे दूरी बनाने हुँ। और वही दूरी बनाने के क्रम में वे और ज़्यादा मेहनत करने लगे। मेहनत करने लगे, तो देखिए एक चीज़ है कि आज उनको गए हुए 35 वर्ष हो गए। हुँ। 35 वर्ष। जी। मतलब ये 35वाँ चल रहा है, 34 वर्ष हो गए। हुँ। आज भी उनका नाम है। दैट टू जब वे हमें छोड़ के गए थे, उस समय कोई प्रेस मीडिया उतना था नहीं। प्रिंट मीडिया ही का ज़्यादा बोल। प्रिंट मीडिया भी बहुत एकाध कुछ था तो उस समय, आज भी वो नाम है। तो कहीं न कहीं तो उन्होंने कुछ न कुछ किया होगा लोगों के लिए कि आज तक बड़े-बड़े नेता आए, उनका निधन हुआ, लोग भूल गए। हुँ। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि यूपी, बिहार, झारखंड, कुछ बंगाल का हिस्सा, हुँ। यहाँ आज जो भी बड़े नेता हैं, जो भी बड़े व्यक्ति हैं, यदि आप उनके सामने सूर्यदेव सिंह का नाम लेंगे, तो वे कम से कम इतना ज़रूर बोलेंगे कि हाँ, मैं उनको जानता हूँ। तो कहने का मेरा मतलब है कि फिर उन्होंने शुरुआत की और जब और ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, तो अब जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है आदमी का, वो हुआ। अब उनके लिए फिर ऑर्डर निकल गया कि भई साहब का ऑर्डर निकल गया कि नहीं रहना चाहिए। अच्छा। तो देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से एक बात बता देता हूँ, कि जैसा अभी आपने भी कहा कि कुछ उनका स्वर्णिम इतिहास रहा है और कुछ क्वेश्चनेबल इतिहास भी रहा है। जी। तो मेरे पिताजी ने जो भी किया अपने जीवन में, अपनी रक्षा के लिए किया। हुँ। पापा वाज़ ऑलवेज़ सेकंड टू अटैक। कभी पहले उन्होंने अटैक नहीं किया। यदि उनके ऊपर अटैक होता था, पापा उसको डिफेंड करते थे। अटैक इन डिफेंस। यस। तो फिर उसके बाद जो भी चीज़ें उसके बाद घटनाक्रम उसके बाद का आपको पता होगा। दर्शकों को बता दीजिए। हाँ, प्लीज़। उसके बाद फिर वही उनका जो भी है, उनके ऊपर हुआ कि भई इसको नहीं रहना चाहिए हुँ। और आपके पिताजी को? जी, हुँ। और उनकी हत्या का फरमान निकल गया, भई उनकी हत्या कर देनी है। तो वहाँ पर वही था जो भी है उसके बाद की चीज़ें मैं क्या बोलूँ, फिर अटैक का काउंटर अटैक जो भी आप समझ सकते हैं। हुँ। और उसके बाद लेकिन मैं इतना सिर्फ़ कहना चाहूँगा अपने पक्ष में कि पापा ने अपना बचाव किया था और हर व्यक्ति को अपना बचाव करने का हक है, अधिकार है। है। और उनके ऊपर फिर आरोप भी लगा, मुकदमा भी हुआ, उस मुकदमे में वे जेल भी गए और उसके बाद जो न्यायिक प्रक्रिया थी उससे बरी होकर के आए। क्योंकि कहीं से यदि बोल देने से कि भाई अब तो फिर आरोप जीवन भर उनके ऊपर लगते रहे। हुँ। लेकिन मैं आपको
एक बात कह दूँ क्या मैं बताना चाहता हूँ कि पापा ने कभी न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना नहीं की। हुँ। यदि उनको पता चलता था कि हमारे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, तो स्वयं थाना पहुँच जाते थे कि भाई आई सरेंडर। आई सरेंडर। मुझे लगता है कि एक ही बार कोई ऐसी घटना हुई थी जिसमें उनका नाम आया था, तो जो सबसे ज़्यादा समय के लिए वो एब्सकॉन्डिंग थे वो 4 दिन। कुछ प्रकाश डालेंगे इस घटना पे? अब ये मुझे देखिए उतनी मुझे वो देखिए मैं आपको एक ऐसा हो नहीं सकता कि परिवार की चीज़ है न नहीं मीडिया। नहीं, जैसे कोई घटना अगर मान लीजिए कि उस समय बहुत सारी चीज़ें होती थी और कोई हम लोग साधु संत के परिवार से तो है नहीं हम लोग। तो उसमें क्या है कि उनके साथ कुछ इस तरीके की चीज़ें हुई थी, तो मैंने फिर आपको कहा कि अटैक इन डिफेंस उन्होंने किया था या हुआ होगा उस समय या उनके लोगों ने किया होगा या किसी ने किया होगा। या आजकल तो एक एक सिस्टम बन गया है कि आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो ना हो, यदि आपसे मुझे दुश्मनी निकालनी है तो आपका नाम जो है अभी हमारे साथ भी वही हुआ था। हुँ। तो उस प्रक्रिया में वो 4 दिन जो है वो न्यायालय मतलब वो सरेंडर से दूर रहते, वो भी क्यों? क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई जी। और तबीयत जैसी ही उनकी ठीक हुई, उन्होंने सरेंडर कर दिया। हुँ। तो न्यायिक प्रक्रिया की हमेशा वे सम्मान करते सम्मान करते थे और जो भी पक्ष हो अपना, उसको उन्होंने बखूबी कोर्ट में रखा है और आजीवन मैं आपको कहूँ कि कई सारे जितने भी मामले उनके उनके ऊपर लंबित थे, मुझे लगता है कि सबसे बरी होकर के निकली। हैं। अब आते हैं परिवार में आपके कुछ और लोगों पे। जी। सबसे पहले दर्शकों को बताइए कि आपके कितने भाई-बहन? और मतलब परिवार में कैसे क्या रहा? जब आपके पिताजी की छत्रछाया आप लोगों के साथ में मौजूद, उस समय के पे मतलब क्या सारे भाइयों के साथ में क्या कैसे था? देखिए जब पापा थे तो सिर्फ़ पापा ही थे ठीक है? और क्योंकि ये अपनी 2 चीज़ें ये कहते थे अपने ये में कि जूता सिलाई से चंडी पाठ। एक व्यक्ति को यदि अम, कामयाब होना है तो उसको आना चाहिए। और पापा हमारे 5 भाई हैं और थे जिसमें सबसे बड़े हमारे पिताजी थे और दूसरे हमारे गाँव में ही अभी रहते हैं विक्रम सिंह जी जी। और उसके बाद जो है बच्चा सिंह जी हैं, हुँ। उसके बाद राजन सिंह जी हैं और फिर रामधर सिंह जी। तो पिताजी जब अपने राजनीतिक कार्यकाल में थे तो या जब अपने इसमें थे तो वो लोग सहयोगी थे उनके और सहयोगी के तौर पर उनके साथ काम करते थे। हुँ। मैं 3 भाई 2 बहन हम लोग हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे जो बड़े भाई हैं वो आज हमारे बीच में नहीं हैं। उनके विषय में थोड़ा-सा। देखिए उनका आप तस्वीर देख सकते हैं, उनकी ये तस्वीर लगी हुई है और उनका भी चैप्टर थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल है। हाँ, बिल्कुल देखिए हमारी पूरी फैमिली का ही चैप्टर कंट्रोवर्शियल है और नहीं, आपने जिस तरह से अपने परिवार का पक्ष सामने रखा है, मुझे तो लगता है कंट्रोवर्सी यहाँ से समाप्त हो जानी चाहिए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये भी एक चैप्टर बड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो अगर इस पे आप स्वयं प्रकाश डालें, जी, तो मेरे ख्याल से उस कंट्रोवर्सी से थोड़ी-सी धूल जो जमी हुई है, वो हटेगी। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भैया की कहानी शुरू हुई पापा के जाने के बाद, क्योंकि जब तक पापा थे और आप जानते हैं कि जब तक एक बाप रहता है बच्चों को वो प्रोटेक्ट करके रखता है। जी। लेकिन जैसे परिवार की पापा ने कल्पना की थी हुँ। वैसा परिवार हमारा बन नहीं पाया। अम, आरा इलेक्शन 91 में हो रहा था, मई-जून के आसपास। जी। तो वे चुनाव पापा लड़ रहे थे और उसमें जो मुझे थोड़ा-थोड़ा याद आता है हम लोग गाँव पर ही थे। तो वहाँ पे पापा को हार्ट अटैक आया था हुँ। और ये पापा का तीसरा हार्ट अटैक था। उसके पहले भी 2 अटैक उनको आ चुके थे। तो उनका तीसरा अटैक था जिसमें फिर उनसे साथ छूट गया हम लोगों को। उस समय मुझे लगता है कि भैया की उम्र करीब 15 साल के आसपास रही होगी। क्या? देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत हर व्यक्ति का एक कार्य क्षेत्र होता है जिसमें आप कह सकते हैं कि वो बहुत टैलेंटेड होता है। यदि आप मैं आपको एक बात कहूँ कि यदि आपने अपने जीवन में अपना प्रोफ़ेशन जो है पत्रकारिता को चुना है, कहीं न कहीं तो आपको लगा होगा कि आप उसमें अच्छे हैं। तो इसी तरीके से भैया को ये लगता था कि वो बिज़नेस अच्छा कर सकते हैं हुँ। और उस समय तो बहुत कम उम्र थी, स्कूल जाने की उम्र थी। लेकिन फिर भी उनको बोला गया कि भाई आप एजुकेशन को परस्यू करो, तो एजुकेशन परस्यू कर रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि पापा के जाने के 20 दिन बाद ही हुँ। 20 दिन भी नहीं हुए थे पापा को, फैमिली मेंबर्स का एटीट्यूड चेंज हो गया। जी। और परिवार में भाइयों का या किसका? देखिए अब जो जो सबसे बड़ा होता है, अब उस समय पापा गार्जियन थे। हुँ। पापा के बाद फिर जो गार्जियन बने कौन बना? बच्चा सिंह जी बने। अच्छा। हाँ, तो वो ज जैसा होना चाहिए उनका मतलब अगर आप चूँ
सिंह मेंशन जैसे परिवार के यदि आप मुखिया बन रहे हैं, आपका उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। आपकी सोच भी वैसी होनी चाहिए। लेकिन म उनका एटीट्यूड जो है वो सबका चेंज हो गया, क्योंकि अम, अब क्यों चेंज हुआ, क्या हुआ मुझे वो नहीं पता है, लेकिन सबका एटीट्यूड चेंज हो गया और पहले जो हम जॉइंट सिस्टम में चल रहे थे, वो फिर हम लोग सिंगल सिस्टम में आ गए और ये हम लोगों को नहीं पता है कि हम लोग सिंगल सिस्टम में आ गए। हम लोगों को लगा कि भाई ठीक है, पापा और पापा नहीं है तो उनके जो भाई हैं वो कम से कम देखेंगे। और मेरी माताजी जो हैं हुँ। अ, बदनाम कुंती देवी उनका नाम है और झरिया से वो भी 2 बार एमएलए रह चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी से। तो मेरी माताजी जो हैं, यदि आप उनसे मिलेंगे तो अ, देखिए मैं क्या बोलूँ, हर बेटा अपनी माँ को तो बहुत अच्छा ही बताता है कि बहुत अच्छी है मेरी माँ। लेकिन उनका सरल से भी सरल उनका व्यक्तित्व है और जब पापा का साथ छूटा तो उनकी उम्र कुछ 37-38 वर्ष रही होगी। अम, वो बहुत सीधी हैं, बहुत ज़्यादा सीधी हैं वो। तो वे जो इनकी जो हमारे बाकी के जो हमारे सो कॉल्ड गार्जियन लोग थे, उनकी पॉलिटिक्स को वो समझ नहीं पाईं और उनको लगा कि भई सब लोग लेकर के चलेगा। क्योंकि पापा के नहीं रहने के बाद लोगों की ऐसी इच्छा थी कि परिवार का नेतृत्व उनको करना चाहिए। आपकी माताजी को? जी, जी। जो पापा के जो भी लोग थे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जब घर का मर्द है तो फिर क्या आवश्यकता है? मेरा कोई औचित्य नहीं बनता, वो सबको लेके चलें। तो मैं आपको बता दूँ कि जब ये सिंह मेंशन जब हम लोग पापा पहले बुरागढ़ में, हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे। तो ये बाकी के परिवार के सदस्यों को वहाँ से यहाँ लाने वाले भी मेरी माताजी ही। हुँ। और बड़ी मज़ेदार कहानी है कि पापा ने कहा था उनको कि भई तुम चलो, हम ऐसा ही घर सबके लिए बना देंगे। अच्छा। तो लेकिन मम्मी ने कहा कि नहीं-नहीं सब परिवार एक साथ रहेगा तो अच्छा है। तो पापा ने उस समय उनको हँसते-हँसते एक बात कही थी कि अच्छा जा, तू बोला तारू तल्ले चला तनी लेकिन तू पछतइबू। अच्छा। ये पापा ने उनको कह जी। दिया था। तो ख़ैर ये बातें कभी-कभी माताजी बोलती भी हैं। ख़ैर उसके बाद जो भी हुआ फिर उसके बाद वी वर द अंडरडॉग्स, मतलब हम लोग को मतलब 20 दिन बाद एक हमारा सिस्टम था। फैमिली का जो राशन आता था वो एक जगह से आता था और उसका पेमेंट कहीं एक जगह से चला जाता था। तो 1 डेढ़ महीने बाद मम्मी को बोल दिया गया कि भई अब अपना-अपना आप लोग देख लीजिए। हम लोग तो अब कुछ कर नहीं सकते, हमारा कोई इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, तो सब लोग अपना-अपना देख लीजिए। हुँ। तो अब मम्मी जो आप सोचिए एक हाउसवाइफ़ और जिसका पति नहीं है और घर के जो बड़े सो कॉल्ड गार्डियंस हैं, वो कह रहे हैं कि भई आप अपना-अपना देख लो। तो मम्मी ने बड़ा डरते-डरते जहाँ से हमारा राशन पापा के रहते हुए आता था, वहाँ पे उनको फ़ोन करा और पूछा कि उनसे पूछो कि हमको राशन देंगे क्या? तो ये बात जो सामने वाले ने कहा कि भई बड़ी मालकिन पूछ रही हैं कि आप राशन देंगे क्या? तो उन्होंने कहा कि भई ये क्या बात है? उनको नहीं देंगे तो किसको देंगे? हुँ। तो उन्होंने मम्मी ने कहा था कि भई थोड़ा टाइम लेकर के हम पैसा दे देंगे। उन्होंने कहा कि आपको देना है दीजिए पैसा, नहीं देना है मत दीजिए। तो आज उस दिन का दिन है, पापा के समय का दिन है और आज का दिन है कि हमारा राशन आज भी वहीं से आता है। तो फिर उस समय मम्मी ने शुरू किया, कुछ पैसे जो मम्मी ने जोड़ करके रखे थे, जी। हम पाँचों भाई-बहन की पढ़ाई-लिखाई और जो भरण-पोषण है उसी पैसे से हुआ, किसी का कोई सहयोग नहीं रहा। और पापा ने जितने भी बिज़नेस बनाए थे, बिज़नेस खड़े किए थे, वो सब टेक ओवर कर लिए गए और हम लोग उन्हीं बचे हुए पैसों से हम लोगों ने अपने एक्जिस्टेंस को, जो हमारा जो सर्वाइवल है, उसको हमारी माताजी ने अश्योर किया। ठीक है। जब भैया को एजुकेशन परस्यू करने के लिए बोला गया था, तो भैया एक बार हमारे झरिया में एक स्कूल है, वहाँ पे गए एडमिशन कराने 10th में। तो अ, उस समय एक जेके सिन्हा प्रिंसिपल थे, उनके पास गए, "सर हमारा एडमिशन", तो बोले कि, "घर से बेटा किसी गार्जियन को नहीं बुला।" बोला। तो वो जो ऑफ़िस है और हमारा जो स्कूल है और जो ऑफ़िस है वो हमारे एकदम इंटरकनेक्टेड है वो। मतलब एक गेट खोलेंगे आप स्कूल में रहेंगे। तो भैया वहाँ से आए और बच्चा सिंह जी बैठे हुए थे ऑफ़िस पे, तो उन्होंने कहा कि अंकल मैं सिन्हा सर के पास गया था एडमिशन के लिए, तो उन्होंने कहा कि किसी वही गार्जियन को भेजो। तो वहाँ लगभग 50-60 लोग बैठे हुए। उन देखिए, थे तो वो उनके भी बेटे, जी। लेकिन उन उन लोगों के बीच में उन्होंने उनका उपहास उड़ाया, उन्होंने उनका अपमान किया। कि उन्होंने कहा कि हई देखा लो सिन्हावा इनका के भगा देलस। तो ये बात जो है वो भैया को चुभ गई, क्योंकि है तो सूर्यदेव सिंह का खून। तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ूँगा ही नहीं छोड़कर अब। इस तरह का मतलब जो शेल्टर देने वाला है, जो प्रोटेक्ट करने वाला है, वो आपको एक्सपोज़ कर रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं बन जाता है। तो भैया ने कहा कि अब छोड़ो, हम ये सब पढ़ाई-लिखाई मुझे नहीं करनी है। आपके सबसे बड़े भाई। जो सबसे बड़े थे, नाम? राजीव रंजन। जी। तो फिर उसके बाद उन्होंने हुँ।
उन्होंने कहा कि भई मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो वो देख ही रहे थे। ठीक है। वो हमेशा जो है बच्चों को ह्यूमिलिएट करना, उल्टा-सीधा बोलना, मुझे लगता है वो कहीं का फ्रस्ट्रेशन ये लोग उतारते थे। हुँ, तो फिर उन्होंने सोचा कि भई हमें बिज़नेस करना है, अपनी फैमिली को मुझे सपोर्ट करना, मेरे छोटे भाई-बहन हैं। तो उन्होंने फिर स्टार्ट किया, और फिर स्टार्ट करने के बाद अ, भैया का भी जो एक राजनीतिक उदय हुआ, वो कहीं न कहीं मैं आपको बता दूँ कि परिवार के स्वाभिमान की और परिवार की इज़्ज़त की रक्षा के लिए ही जो उन्होंने सहा वो सहा, हुँ। या जो किया वो किया। कुछ उल्लेखनीय जो किया हो, जो सुर्खियाँ बना हो धनबाद का? देखिए ध क्योंकि देखिए मैं डायरेक्ट उसको क्वेश्चन इम्पोज़ नहीं करूँगा, जिस तरह से जिस बेबाकी से आपने अब तक की कहानी रखी है, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा। जी। उसके साथ में जो र्यूमर्स या जो भी चीज़ें स्प्रेड हैं, मैं उसको अभी रेज़ ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से मैं आपके परिवार की कहानी सुन रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस विषय पे भी आप ही प्रकाश डालें। देखिए, भैया का जो स्पैन रहा है बहुत छोटा रहा, हुँ, और उम, मैंने पापा को तो नहीं देखा था, क्योंकि और पापा मुझे याद भी नहीं है, साढ़े 4 वर्ष की मेरी आयु रही होगी। तो अभी जहाँ हम लोग बैठे हैं, अम, म हम लोग पहले सारे वहाँ रहते थे, सिंह में रहते थे। हुँ, तो अभी यहाँ से थोड़े, मुझे लगता है 500 मीटर की दूरी पर है। जी। तो मैं यहाँ पर भैया के साथ ही आया था। तो राजीव रंजन जी के जी, साथ। तो 99 में जब वे जेल से छूट के आए थे, किस वजह से गए तो वो थे? एक हत्याकांड हुआ में उनका नाम आ गया था। किस हत्याकांड? अ, एक तो विनोद सिंह हत्याकांड था, और ये कहाँ पर हुआ था? ये कतरास में हुआ था। कतरास। जी। क्या उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या रही? देखिए, उसके पीछे की पृष्ठभूमि मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे परिवार ने अपनी गत कराई, हुँ, वो परिवार के लोगों को लेकर के चलने में ही गए। क्या? और हम लोगों ने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। स्टैंड जब लेना शुरू किया, तो तब लेना शुरू किया जब देखा कि ये लोग अब कुछ नहीं करेंगे हम लोगों के लिए, उल्टा हमको एक्सप्लॉइट करेंगे, हुँ। तब फिर स्टैंड लेना हम लोगों ने शुरू। उस हत्याकांड की पृष्ठभूमि क्या थी जिसमें राजीव रंजन जी को जेल जाना? देखिए, वो एक उस समय शायद 97 या 98 में एक हत्या हुई थी, इसमें इनका नाम आया था। तो देखिए, हत्या विदाउट मोटिव नहीं होती, कुछ ना कुछ तो सामने आया रहा होगा। देखिए, आरोप लगना एक अलग चीज़ है, लेकिन क्या रही पृष्ठभूमि? देखिए, पृष्ठभूमि अब, क्योंकि हम लोग एक ऐसे परिवार से हैं, अभी तो बहुत चीज़ें जो हैं सुधर गई हैं, हुँ, लेकिन उस समय कुछ अलग ही माहौल रहता था। तो अब 97-98 में जब ये हुआ था, तो मुझे लगता है कि जो उनका उन्होंने मैं एक सिंपल चीज़ आपको बता दूँ कि बच्चा बाबू ने लोगों के सामने उनको बेइज़्ज़त किया था। लेकिन शायद, जी को हाँ, लेकिन उनकी ही इज़्ज़त के लिए अ, भैया हमारे लड़े थे, और उनका जो है नाम जो है वो उस सही से हत्याकांड में आया था। क्योंकि अब सूर्यदेव सिंह का जो खून है, तो आप भाई हो सकते हैं, ब्लड नहीं हो सकते ना। तो भैया इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ही एग्रेसिव रहते, और कहीं न कहीं अम, क्या मैं बोलूँ, ठीक है, उनकी बातें मैं ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ कि खैर, भावनात्मक जुड़ाव। हाँ, तो चलिए। ख़ैर ठीक है, वो फिर अम, उनका नाम आया 98 में, और 99 में वे छूट करके आए, हुँ, और उसके बाद उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की, और जो जो गेन उन्होंने किया था, अगर मैं आपको बता दूँ 6 से 8 महीने के अंतराल में, 6 से 8 महीने के छोटे से अंतराल में, उन्होंने जो गेन किया था, और उनकी राजनीति शुरू हुई थी जेल में। 99 में थे उस समय, फिर वो विधानसभा का चुनाव होना था। तब उस समय तत्कालीन बिहार था ये। जी, जी। तो बात आई कि भाई झरिया से कौन चुनाव लड़ेगा? क्योंकि उसके बाद पिताजी 91 में पापा के नहीं रहने के बाद लगातार 2 बार से बच्चा बाबू लड़े चुनाव, और हार गए। हुँ, 91 में लड़े, तो नाइन मतलब नाइन जो उसका पापा के नहीं रहने के बाद जो री-इलेक्शन होता है उसमें भी हार गया, और फिर 94 या 95 में हुआ था, 95 में या 94 में वो हार गया। 9 में जब चुनाव हुआ था, तो 99 का चुनाव जब आया, जब घोषणा हुई थी चुनाव की, तो उसमें उस समय भैया फुल फ्लेजेड आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि भई अब कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, ये हमारे पिताजी की सीट है, वही माताजी चुनाव लड़ेंगे। ठीक है। क्योंकि वो सारी चीज़ों से वे उभर के आ रहे थे, हुँ, तो उन्होंने कहा कि भई कोई ले नहीं लड़ेगा, अब हमारी माताजी लड़ेंगी। तो फिर उस समय बहुत सारा वो, मतलब जो कहते हैं ना हमारे भोजपुरी में घेरा-घेरी करना, तो भई इनको घेरो। तो हमारे बहुत सारे गाँव के लोगों ने, परिवार के लोगों ने जो है वो भैया के सामने जाकर के कहा कि भई अब छोड़िए, उनको लड़ने दीजिए, इनका लास्ट टाइम है, ऐसा है, वैसा है। तो भैया बहुत एडमेंट थे कि मैं नहीं मानूँगा, मैं
माताजी को ही चुनाव लड़ाऊँगा। हुँ। लेकिन अंतिम समय में वो मतलब इस धरती पर एक ही व्यक्ति था जिसकी बात वो नहीं काटते थे, माताजी। हुँ। अंतिम में फिर उम, उम, इन लोगों ने अब मम्मी तो इमोशनल हैं ही, मम्मी को इमोशनली इन लोगों ने ब्लैकमेल किया और मम्मी ने कह दिया कि हम नहीं लड़े, नहीं, मम्मी ने भैया को कहा ये कि मत लड़ो। जाने दो, लड़ने दो इसका, ठीक, और हम क्या लड़ेंगे, अगली बार तुम ही लड़ लेना। तो भैया काफ़ी इस चीज़ को लेकर के ये थे, लेकिन अब वो बात तो काट नहीं सकते थे। उन्होंने कहा वो मान गए और बच्चा सिंह जी चुनाव लड़े। बच्चा सिंह जी को चुनाव जिताने में पूरा का पूरा जो है सहयोग भैया का रहा। भैया ने उनको चुनाव जिताया। फिर ऐसा लोग कहते हैं कि जब 2000 में झारखंड अलग हुआ और उस समय समता पार्टी थी, जी। तो समता पार्टी, हाँ, शायद समता पार्टी थी। समता पार्टी के टिकट पर ये चुनाव लड़े थे। उस समय जब झारखंड हुआ तो फिर जब नया मंत्रालय का गठन हुआ था तो इसमें इनका नहीं था नाम मंत्री में। बच्चा बाबू। हाँ, जी। तो और लोगों का था कि भई भैया ने कहा कि मंत्री तो बनाना है, क्योंकि अब भैया को भी यही लगा कि मंत्री बनाएँगे तो कुछ हम लोगों का भी मतलब जो सहयोग। जो सहयोग होगा और जो हमारे संगी साथी हैं सबका कल्याण होगा, राज्य का भी कल्याण होगा। तो उस समय भैया के ऊपर ऐसा आरोप लगा था कि उस समय लालू जी ने कहा था, लालू प्रसाद जी ने कहा था कि वो एक सूर्यदेव सिंह का बेटा है, उसने गुंडई करके जो है ऐसा कुछ बोला था। फिर उस समय भी भैया के ऊपर आरोप लगे थे कि इन्होंने 4-5 विधायकों को बंद कर दिया और क्या कर दिया। हालाँकि ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन हाँ, भैया ने एक भरसक प्रयास किया और बच्चा सिंह जी को मंत्री बनवाया। प्रभाव तो था, जी, प्रभाव तो था। बिल्कुल था। मैं आपको बता दूँ कि आज अगर भैया हम लोगों के बीच में रहते, तो इस परिवार की दशा और दिशा कुछ और होती। क्योंकि वो अगर उतना नहीं तो उससे कम भी नहीं। उस समय का जितना भी जो भी हमारे पास में इनपुट्स हैं या जो हमारी एनालिसिस है, प्रभाव तो बहुत मज़बूत था। जी। और जो मैं बताऊँ ये लोगों के बीच में इतने लोकप्रिय हो गए थे, इतने लोकप्रिय हो गए थे, जिसकी मतलब कोई सीमा नहीं थी। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने कहा था कि छवि देखने को मिल रही है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि मैंने जब पापा के जो पापा की बातें या जो कहानी मैंने आपको मैंने कहा था कि वो अपने काम की वज़ह से लोगों के बीच में लोकप्रिय होते चले गए। सेम चीज़ इनका था, हुँ। कि अपने काम की वज़ह से जो है और ये लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा इनकी लोकप्रियता बढ़ गई थी कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन शायद प्रभु को कुछ और ही मंज़ूर था। फिर क्या? अब उस चैप्टर पे आते हैं जो शायद आपके दिल के कोने में आज भी कहीं टीस उठाता होगा। जी, बिल्कुल आप जी, राजीव रंजन जी का ना रहना, ना होना, इस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालिए, क्योंकि इस पे कुछ प्रश्न मेरे हैं अभी। आप बिल्कुल निर्भीक होकर के प्रश्न कर सकते हैं, मैं हर प्रश्न का उत्तर दूँगा। सबसे पहले आप ही से, क्योंकि जिस बेबाकी से आपने अब तक चीज़ें बताई हैं। अ, धोखा हुआ, मैं इतना कहना चाहता हूँ। साम क्या हुआ था? सामने से किसी की हिम्मत नहीं थी, इनके साथ हुआ धोखा क्या हुआ। था? बस एक बहुत ही छोटे से प्रश्न से शुरुआत कर रहा हूँ, हुआ क्या था? देखिए 2003 की बात है। एक धनबाद के कोयला व्यवसायी थे प्रमोद सिंह, हुँ। उनकी हत्या हो गई थी ठीक है। और उनकी जो हत्या हुई तो उस समय जो जो एब्सेंस रहा ना, पापा के 91 से लेकर के और 98 तक का जो सिंह मेंशन का एब्सेंस रहा, उसमें बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। बहुत सारे लोग उभर के आए। हाँ जी, मैं आप बोल सकते हैं। क्योंकि बाकी जो लोग थे उनको परिवार के मान-सम्मान, प्रतिष्ठा से कोई लेना-देना था नहीं। सुबह 8 बजे बैग उठा कर के चले जाना ऑफ़िस और अब जो है 10-20 लोगों को जमा लेना है, हँसी-मज़ाक करना है, खाना खाना है, फिर बैग लेके वापस आ जाना और दिखाना है कि भई हम बहुत काम कर रहे हैं। तो 91 से 98 आप मान सकते हैं कि मतलब हमारा जो है एकदम शून्य था। जब कोई काम कुछ नहीं, मतलब प्रोग्रेस करने के लिए कुछ भी नहीं। तो उस समय में जो लोग थे और जो कहते थे कि भई मैं तो उस समय भैया के एक्टिव होने के बाद, भैया के निकलने के बाद भैया ने उन लोगों को नतमस्तक कराया था। डोमिनेट किया जी। था। नहीं, नतमस्तक कराया था। उन लोग ज़ाहिर-सी बात है। बाकायदा देखिए मैं जो चीज़ें हैं वो हैं। हुँ। अगर आप मुझे दबाने का प्रयास करोगे मुझे मुझे किसी तरह से अगर आप नुकसान पहुँचाने का प्रयास करोगे, मैं कोई संत नहीं बैठा हुआ हूँ कि मैं आपको वो करने दूँगा। तो भैया का सीधा था कि भई ई घाट वो घाट, तुम लड़ लो भाई। तो जो भी है उस समय लोगों ने सुविधा के अनुसार वो इनके सामने नतमस्तक हुए और मैं थोड़ी ब्लंट शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा था। सिर्फ़ इसलिए नहीं कि वो मेरे बड़े भाई थे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा था। तो फिर जो हमारे विरोधी थे उन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा
और उस समय एक व्यापारी की हत्या हुई थी। प्रमोद जिनके जी, जी, प्रमोद सिंह जी की हत्या हुई थी और उस समय पूरा ब्लेम ये तो पूरा मैनिपुलेटेड था उस समय। फिर पुलिस प्रशासन भी मिला हुआ था विरोधियों से, तो इनका नाम डाल दिया गया था, ठीक है। भैया का और भी हमारे प्रमोद जो सिंह की हत्या में हाँ, इनका नाम डाल दिया मुख्य आरोपी में मुख्य आरोपी में, मतलब मुख्य आरोपी में हम्म। इनका था, वो रामदेव सिंह जी हमारे चाचा हैं और बच्चा सिंह जी का भी नाम डाला गया था। और उस समय दुर्गा पूजा का समय था और ये पूरे समय तक झरिया में थे, जो हमारा पूजा हो रही थी वहाँ पे, वहाँ पे थे और इनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने ही जाकर के हत्या स्वयं की। स्वयं की। तो फिर उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें हुई और ये इनको ट्रैप करने का क्या चीज है? अब जैसे उसमें उसमें वो हत्या होने के बाद सूचना मिली, तो ठीक है, बाद में एक बड़ी घटना हुई थी, लेकिन हम लोगों का तो कोई लेना-देना था नहीं, तो वी वर ऑल रिलैक्स्ड। लेकिन अचानक से पता चला कि भाई एफआईआर में आपका नाम है मुख्य आरोपी। हाँ, मुख्य आरोपी। तो फिर और फिर इसकी परत को जब खोला गया, देखा गया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर के सामने आई कि ये मैनिपुलेट किया गया है इनको फँसाने के लिए। हम्म। बट और उसमें और भी लोग उस समय कुछ लोग जुड़े हुए थे। तो फिर भैया ने कहा कि और इनके ऊपर कुछ आरोप भी लगे और जो बड़े-बड़े उस समय के बहुत सारे लोग थे जो इंटरकनेक्टेड थे। भैया का स्पष्ट था कि देखो, अगर मैंने जो किया है, मैं बोलता हूँ, जो मैंने नहीं किया वो भी बोलता हूँ। इन्होंने कहा कि प्रमोद सिंह को ना कभी मैं मिला हूँ, ना मैंने कभी बात की है, उसकी हत्या मैं क्यों कराऊँगा? उससे मुझे कोई लेना-देना ही नहीं है। कोई अदावत नहीं। कोई अदावत नहीं है, कोई व्यापार में कहीं से किसी तरह का कोई बात नहीं, कुछ नहीं। तो वहाँ पर थोड़ा-सा भैया का मैंने आपको बताया कि बहुत एग्रेसिव नेचर था। तो भैया को ट्रैप करने के लिए जी। इस तरह का षड्यंत्र रचा गया था। उस ट्रैप में वो फँस गए और धोखे से जो भी है उनके साथ वो घटना क्या घटी हुई। हुआ? लोग जानना चाहेंगे कि क्या हुआ राजीव रंजन जी के साथ? और जो इतना निर्भीक और इतना स्ट्रांगली चीज़ों को दोबारा से जिसने रीबिल्ड किया, देखिए, क्या हुआ उसके मैं आपको साथ? सिर्फ़ इतना बताना चाहता हूँ कि ये स्पष्टवादी इंसान थे। ये किसी ये नहीं देखते थे कि मेरे बोलने से आप खुश होंगे या दुखी होंगे। जो सच्चाई है वो मुँह पे बोलना जानते थे। तो ये जब इनके ऊपर ये आरोप लगा और उस समय का जो भी मुझे बहुत नहीं पता, उस समय विद्यार्थी जीवन में था मैं। ठीक। तो जो सुना मैंने कि इनके ऊपर इनके जो भी कनेक्शंस जहाँ भी रहे होंगे, उन लोगों का था कि क्योंकि इनको ट्रैप करना था और ये चीज़ इनको पता नहीं थी। तो इनका था कि क्योंकि उन लोगों को भी लग रहा था कि भई ये कॉम्पिटिशन उभर रहा है, तो उसको भई दबाना है। कॉम्पिटिशन में कौन-कौन था? देखिए, अब उस समय तो बहुत सारे लोग कॉम्पिटिशन में थे, राजनीतिक रूप से भी थे, व्यावसायिक रूप से भी थे और इसमें कुछ यहाँ से लेके कुछ यूपी के तक। नाम? अब देखिए, उतना मैं नहीं जानता हूँ और मैंने आपको बताया कि इनके मामले को लेकर के मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं इनके बारे में ज़्यादा किसी से बात नहीं करता हूँ और शायद ये पता नहीं कितने वर्षों बाद इनके बारे में मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। जी। तो उस समय था कुछ एक नेक्सस था, उसमें उस समय इनको ट्रैप करना था हुँ। और इस तरह से फँसाया गया और इनको धोखे से, मतलब गुड फेथ में बुला करके और जो भी बंगाल कनेक्शन क्या था? बंगाल क्यों बुलाया गया? बंगाल ऐसा कुछ नहीं है। बंगाल देखिए, बुलाया ये अपनी मर्ज़ी के मालिक थे। ठीक है। मैं इतना आपको नहीं, बता आपने कहा गुड फेथ में लेके जी। इनवाइट किया गया। जैसे जब ये बात आई, जब इनके ऊपर जानबूझ करके जब ये आरोप लगाया गया, भैया उस समय ये नहीं समझ पाए कि मुझे ट्रैप किया जा रहा है। वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट जो होता है कि भाई हमने तो किया नहीं, और जब हम कुछ को किसी तरह का कोई अपराध या किसी तरह का कोई काम या कुछ भी आप कह लें जिसका आरोप हमारे ऊपर लगता है, जब नहीं करते तो हम एक्स्ट्रा वो हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं कि भाई हमने तो किया ही नहीं है। तो वो चीज़ था भैया का। भैया ने कहा कि हमने तो किया ही नहीं है भाई, तो कैसे हमारे ऊपर ये तो वो सारी चीज़ें जो है हुआ कि ठीक है भाई, इसका जस्टिफिकेशन देना है तो ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई मुझे जहाँ जिसके सामने जो बोलना है मैं बोलूँगा। बट उस समय लोगों ने समझाया था भैया को, बोला था समझ जाइए। कि आप मत जाइए, जिसको जो जस्टिफिकेशन लेना है वो यहाँ पर आए, वो जस्टिफिकेशन ले। लेकिन भैया ज़िद्दी थे, क्या बोल सकते हैं। ब्रजेश सिंह सिंह जी का यहाँ से कैसे नाम आया? अब देखिए, नाम क्या मैं बोलूँ अब। ये इतना आप समझ लीजिए कि जिसको परिवार ने सहारा दिया और जिसको एग्ज़िस्टेंस जो एक समय ना के बराबर थी, परिवार ने जो सहयोग दिया, अ, धोखा कहते हैं ना कि विश्वासघात हुआ, जहाँ विश्वास होता है वहीं घात होता है। हुँ। तो भैया के मामले में हमारे साथ विश्वासघात हुआ। ठीक है। यदि आज आप मुझे अपने घर में बुलाएँ और मैं आपको मानता हूँ कि आप हमारे बहुत अच्छे हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं। मैं आपके घर में गया तो मैं आप वहाँ मेरे साथ जो भी कर दें, तो इसके ऊपर हम लोग क्या बोल सकते हैं? बट उसको हम लोग एक बुरा चैप्टर मानते हैं अपनी लाइफ़ का, हुँ। कि इसको रोका जा सकता है, इसको अवॉइड किया जा सकता है। भैया ने उस समय थोड़ी-सी बात
आप लोगों की सुन ली रहती, तो शायद आज ये सारी चीज़ें नहीं होती। चलिए, शायद ये टॉपिक आपके संवेदनाओं को छेड़ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, हाँ, इसलिए कि मैं उनके बारे में मैं बात नहीं क्योंकि करता इस हूँ। इस पे प्रश्न बहुत सारे हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मामला भी है, क्योंकि इस पे प्रश्न मेरे पास में बहुत सारे हैं, मैं पूछूँगा नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से आपके नहीं देखिए, ऐसा देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया की कोई बात या भैया का कोई ऐसा चीज़ जो लोग जानना चाहते हैं, जी, तो मुझे अपने फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। अगर लोग जानना चाहते हैं तो मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं। नहीं, यहाँ मसला वो नहीं है कि लोगों के पास में बहुत सारी अपनी खुद की देखिए, स्टोरीज़ मैं एक जी, जैसे आप कहते हैं ना, भैया का चैप्टर आप समझ लीजिए ना, एक नटशल में मैं आपको बता देता हूँ कि कभी-कभी ऐसा होता है, आपने सुना होगा कि किसी के साथ कोई बहुत मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, फिर भी वो बच जाता है और किसी को एक ठेस लगती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। बस भैया के चैप्टर में यही हो गया। चल एक छोटी-सी गलती, आज अगर वो गलती नहीं, देखिए भैया के जाने का हम लोगों को, मतलब मैं क्या बोलूँ, भैया के जाने का दुःख से ज़्यादा हम लोगों को अफ़सोस है। अफ़सोस ये है कि इस चीज़ को रोका जा सकता था। ये चीज़ें नहीं होती। सामने से किसी की इतनी, किसी का कोई अम, मुझे लगता है कि इतना किसी की कोई हिम्मत नहीं थी कि सामने से इनको कभी कोई किसी तरह का कोई नुकसान पहुँचा दे। अब आप किसी को घर में बुला लीजिए, मिलने के बहाने, बात करने के बहाने, और वहाँ घर में आप किसी के साथ कुछ भी कर दीजिए, तो फिर उसका कोई और ये वैसे भी जो अंतिम क्रिया होती है, उससे वंचित हो जाना भी एक पीड़ा का सबसे ज़्यादा विषय है। इसीलिए इस टॉपिक को स्किप करते हुए हम लोग आगे चलते हैं, जी। क्योंकि शायद ये बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायी है। हाँ, है, पीड़ादायी तो है, क्योंकि यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, उसके साथ किसी तरह की कोई घटना हो जाती है और यदि आप अपने आँख से उसको देख लेते हैं, कहीं न कहीं मन में एक संतोष संतोष हो हो जाता जाता है। है, सही है। लेकिन ठीक है। उस चीज़ से वंचित हो जाना, मैं इसीलिए इस टॉपिक को यहाँ से स्किप करते हैं। बाकी जो भी है मीडिया रिपोर्ट्स में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम अपने गेस्ट के भावनाओं को उतना नहीं कुरेदना चाहते कि जिसमें तकलीफ हो। वापस फिर से इतिहास की तरफ चलते हैं। फिर अभी मौजूदा स्थिति पे आएँगे हम लोग। जो शुरुआत का टॉपिक था, जो आपने बोला था कि हमारे परिवार को डिफेम करने के लिए जी, एक मूवी भी बनी, जी। हाँ जी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। जी। उसमें आपके पिताजी का नाम रामाधीर दिखाया गया और उसमें शायद आपके भैया ही का रोल जेपी सिंह के नाम से हाँ, दिखाया गया। हाँ। शफ़ीक खान साहब के साथ में क्या अदावत थी, आपके पिताजी की? देखिए, किसी के साथ पापा की कोई अदावत रही नहीं है, क्योंकि पापा से अदावत लेने लायक क्या वो वैसा, क्या वो रियलिटी है? कि कहीं न कहीं हाँ, कुछ ना कुछ तो रहा होगा? देखो रियलिटी है जी, कि अ, पापा का जो मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग नेचर था, ठीक है। और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, मुझे लगता है कि इनके पूरे कालखंड, जीवन के कालखंड में, हुँ, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इनसे मदद माँगने आया हो और वो खाली हाथ गया हो। ठीक है। इनको लगता था कि ये काम है तो ये कैसे नहीं होगा। इसका एक छोटा-सा उदाहरण मैं दूँ, जब बात चंद्रशेखर जी के प्रधानमंत्री बनने की आई, तो चंद्रशेखर जी इनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। तो कहीं न कहीं कुछ ज़िम्मेवारी इनके ऊपर भी आई थी। हुँ, तो इन्होंने यही कहा था कि काम है तो होगा कैसे नहीं। इनको लोग बाली कहते थे। अच्छा, उपनाम। जी, इनके 2 उपनाम थे। हुँ, एक जो इनके विरोधी और उस समय के जो बाहुबली हुआ करते थे, उन लोगों ने दिया था इनको। इनको एक नाम लोग देते थे बाली, और एक नाम इनको दिया था चंगेज़ खान का। अरे! क्यों? अ, बाली का नाम इसलिए दिया कि जैसे बाली का था कि वो जिस व्यक्ति से बात करते थे उसकी आदिशक्ति आत्मशक्ति ले लेते थे। तो लोग ऐसा कहते थे कि भाई इनके सामने पड़ते हैं ना तो कुछ बोलने का मतलब हिम्मत ही नहीं होता है। मतलब हिम्मत ऐज़ इन डर के सेंस में नहीं कि हम डर रहे हैं। लेकिन उस व्यक्ति को देख कर के मन में इतना सम्मान हो जाता था कि कुछ बोलते नहीं है, लगता है कि उनके सामने एकदम जैसे एकदम निसहाय हो गए। और चंगेज़ खान इसलिए बोलते थे कि उस समय के जब बाहुबली लोग थे और कहते थे, ऐसा कहते थे कि सूर्यदेव सिंह एक ऐसा व्यक्ति है, यदि भारत सरकार छूट दे दे हुँ, कि भई कब्ज़ा करो जिसको जितना करना है, मुझे लगता है कि आधा हिंदुस्तान कब्ज़ा कर लेगा। तो इसलिए लोग इनके नेचर को देखते हुए इनको चंगेज़ खान भी बोलते थे। ओके। अदावत, जी, प्रश्न वही जी, अभी भी जी। कि था क्या कुछ आपस में? शफ़ीक खान जी को सरदार खान के रूप में नहीं, दिखाया नहीं, नहीं, गया है, देखिए कोई अदावत नहीं थी। देखिए उसकी कहानी क्या है कि वहाँ पर कोई ब्राह्मण परिवार रहता था। वसेपुर में, जी। ठीक है। ब्राह्मण परिवार की एक बेटी थी जिसको उठा लिया गया था, हुँ, और उस बच्ची के, उस लड़की के पिताजी जो है, हुँ, वो पापा के पास पहुँचे रोते-रोते। एक चीज़ है कि महिलाओं का सम्मान, ये इनके
जो कहते हैं ना कि हम लोग एक 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 डीएनए में डीएनए तो ख़ैर मतलब एक जो डायरी हम मेंटेन करते हैं, उसमें इनका जो फर्स्ट रूल था, महिलाओं का सम्मान। तो वे पहुँचे इनके पास और उन्होंने कहा कि विधायक जी देखिए हमारे साथ ऐसा-ऐसा घटना हो गया है और हमारी बेटी को इस तरह से अगवा कर लिया गया है। तो पापा ने सिर्फ़ एक लाइन पूछा कि आप थाना नहीं गए थे? तो वो बोले कि अ, गए थे लेकिन हमको नहीं लगता है कि कुछ होगा। और मुझे याद है कि उन्होंने शायद कहा था कि भोजपुरी में कहा था कि अब अंतिम आँस रहुए बानी। ओके। तो बात पापा ने सुना, बोले ठीक है, चलो। तो उस समय वो सुबह का समय था और पापा ने जो साथ में रहने वाले लोग हैं, वो लेकर के पापा वहाँ गए और वहाँ पापा ने खड़े होकर के कहा था कि यदि 2 घंटे के अंदर वो बच्ची सही सलामत सुरक्षित हुँ। वापस नहीं आई, तो पूरे वासेपुर को सूर्यदेव नगर बना दूँगा। है। उसके बाद चलते-चलते उन्होंने एक लाइन भी बोला था, मैं उसकी मेडिकल जाँच भी कराऊँगा। लेकिन उसमें कहीं से मुझे कुछ इधर-उधर दिखा, फिर भी सूर्यदेव नगर बनेगा। हुँ। और वो अल्टीमेटम देकर के घर पे आए। 2 घंटा कौन कहता है, जितना टाइम उसको आसनसोल से यहाँ आने में लगा, वो लड़की सही सलामत सुरक्षित पहुँच गई अपने घर। और उसके बाद उनके पिताजी ने कहा कि विधायक जी हमारी तो बदनामी हो गई, अब कौन हमारी बेटी से शादी करेगा, ऐसा-वैसा। बोली चिंता मत करो, वो मेरी बेटी है। तो उस समय फिर उन्होंने कहा कि तुम भारत का कोई ऐसा कोना है तुम चुन लो, जहाँ जाना चाहते हो। अगर तुमको ऐसा लगता है कि धनबाद में रहने से तुम्हारी प्रतिष्ठा का हनन होगा, तो तुम चुन लो धनबाद में कहाँ जाना चाहते हो, पूरे भारतवर्ष में कहाँ रहना चाहते हो। वे उस समय कहीं जयपुर या कहीं फिर उस फैमिली को पापा ने शिफ्ट किया। उस बच्ची की पूरी एजुकेशन पापा ने कराई और फिर एक एनआरआई कुछ इंजीनियर थे या कुछ तो मतलब उस बच्ची का इतना ख़्याल रखा कि उनके बड़े होने तक, उनकी शादी तक पापा ने कराई। और मतलब जो कहते हैं कि एक बाप का जो बेटी के प्रति जो ज़िम्मेवारी होती है उसका निर्वहन किया। वो पूरा चैप्टर हुआ था और उसी को लेकर यही एक कहानी बनी थी और फिर उसी को लेकर के लोगों ने तो मतलब अगर देखा जाए तो कोई अदावत आपकी फैमिली से और वहाँ से कोई नहीं, नहीं, और ना ही फ़हीम खान साहब तक ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा उन लोगों से हम लोगों का कुछ कोई कोई लेना-देना ही नहीं रहा। ये तो देखिए अब वो जो यहाँ का जो राइटर था वो यहीं का ज़ीशान कादरी। हाँ, वो यहीं का था। तो अब आप धनबाद पे फ़िल्म बनाइएगा, वासेपुर पे बनाइएगा और सीन मेंशन वो नहीं रखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। संभव नहीं। तो ठीक है, अब लोगों ने ले लिया तो हम लोग उस समय जब मूवी आई थी तो बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को कहा, कि अरे भाई क्यों नहीं आप लोग विरोध कर रहे हैं, कोर्ट में जाइए, रुकवाइए। रहने दीजिए जिसको जो करना है, नाम तो आ रहा है ना, क्योंकि ऐसा होता था पापा भी ये चीज़ें हम लोगों ने पापा से ही सीखी कि एक ब्रह्मदेव सिंह शर्मा थे उस समय आवाज़ एक अखबार हुआ करता था। जी। तो उस समय किसी की हिम्मत नहीं होती थी पापा के खिलाफ लिखने की। लेकिन वही एक ऐसे पत्रकार थे जो रोज़ विदाउट फेल पापा के बारे में कुछ ना कुछ लिखते रहते और हेडलाइन न्यूज़ रहता था। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा यदि आप मेरे से जुड़े हुए हैं और आपके बारे में कोई कुछ कहेगा तो मुझे पीड़ा होगी। तो कहते थे कि विधायक जी का रुआ एगो मतलब छोड़ले बानी एकर काई कोई उपाय ना होई एकर, सम्मानित व्यक्ति हैं वो। वो तो मेरा काम कर रहे हैं। वो अपने पेपर में मेरे लिए अच्छा लिख रहे हैं या बुरा लिख रहे हैं। लेकिन जब गंगा दामोदर से कोई उतरत हुई, उसमें गंगा दामोदर फेमस ट्रेन थी, अभी भी है। तो कहते हैं कि सबसे पहले लोग जब स्टेशन पर उतरते हैं तो क्या खोजते हैं? अब अखबार और चाय। तो अखबार में कहीं भी बाहर का कोई व्यक्ति आएगा, वो देखेगा तो मेरा नाम जो है, वो दिखेगा। वो टेक्स्ट तो होगा, हाँ, तो हेडलाइन। कहीं भी जाएगा तो उसको सूर्यदेव सिंह याद रहेगा। ब्रह्मदेव जी मेरा काम कर रहे हैं और आजीवन उनका बहुत सम्मान किया उन्होंने बड़ी बात है और उनको गुरुजी बोलते थे वो। बड़ी बात है क्रिटिसिज़्म हैंडल करना। हाँ, आज आजकल तो आप देखते हैं कि मतलब ज़रा-सा हवा एक्सरसाइज़ नहीं। क्रिटिसिज़्म नहीं झेल पाता। देखिए पापा की जो राजनीतिक जो उनकी मैं कहूँगा राइवलरी थी, उस समय ए.के. राय जी थे। उनसे बहुत ज़्यादा राजनीतिक राइवलरी थी। लेकिन यदि उनको कोई काम होता था या यदि उनको कुछ ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल बेझिझक पापा को फ़ोन करते थे। समय उस समय की राजनीति कुछ और ही थी। कोयले से क्या लेना-देना था? आपकी फैमिली का, सिंह मेंशन का या आपके बड़े भाई का कुछ? देखिए कोयला अब धनबाद में है तो पूरा धनबाद जो है कोयले के लिए जाना जाता है। देश में धनबाद जो है कोयले की राजधानी है। हुँ। हमारा एक्जिस्टेंस कोयले की वजह से है। कोयले का व्यापार होता था सिंह मेंशन, अब तब भी होता था, आज भी होता है। आज भी होता है और 1 नंबर में होता है। हाँ, 1 नंबर में 2 नंबर में बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग का कुछ एथिक्स है, मेरा कुछ मॉरल है फैमिली का और हम लोग उससे समझौता नहीं करते। यही
पैसा कमाने का बहुत सारा रास्ता है मिले में और भी चीज़ों में, लेकिन हमारा एक एथिक है और हम लोग उसको फ़ॉलो करते हैं। कम या ज़्यादा, ज़्यादा है ठीक है, कम भी है तो ठीक है। हम लोग अपने एथिक्स से कभी भी समझौता नहीं। क्योंकि ये हमारा बनाया हुआ नहीं। अब चलते हैं मौजूदा स्थिति की तरफ। सिंह परिवार में इतना बिखराव क्यों? एक छोटी-सी बात हमने आपको पहले ही बता दी थी कि ये बिखराव तभी शुरू हो गया था जब पिताजी पापा हम लोग को छोड़ के गए थे। तो ये जो कहते हैं कि सब लोगों ने अपना जो कहते हैं एवरीवन रिवील्स देयर ट्रू कलर्स तो फिर वो चीज़ें जो हैं बढ़ती गई और भैया ने प्रयास किया फिर जब राजनीतिक रूप से भैया सक्रिय हुए, वो लोगों को नहीं पचा और फिर भैया के साथ वो जो घटना है वो हो गई। उसके बाद फिर हम लोग तो कंप्लीटली हेल्पलेस थे। अब 8 साल 9 साल के बाद हम लोगों को लगा कि पापा के नहीं रहने के बाद एक बड़ा भाई, एक बाप मिला है तो भई कुछ हम लोग लेकिन आप सोचिए कि 91 में एकदम से छोड़ के चले गए पापा और 2003 में भैया एकदम से छोड़ के चले गए। हुँ। मतलब कहते हैं ना कि गॉन विदाउट नोटिस। तो उस समय फिर अब हम लोगों को लगा कि अब क्या करें हम लोग? हुँ। क्योंकि स्थिति तो वही थी। तो उस समय फिर लगा कि अब क्या करना चाहिए? तो फिर हम लोग 4 लोग बच गए थे, 5 लोग बच गए थे टोटल मतलब बाप, आपकी माताजी, और 2 बहनें और हमारे भाई एक और भाई। संजीव सिंह भी जी। वो भी झरिया से एक बार विधायक रह चुके और अभी हाल ही में उनके ऊपर झूठा मुकदमा था जिसके कारण उनको 7.5 साल लगभग जेल में रहना पड़ा। अभी वो बरी हुए हैं। तो कैसे संबंध है आपके? मेरे बिल्कुल जो बड़ा भाई प्रगाढ़ संबंध है? बिल्कुल, बिल्कुल बड़े भाई और छोटे भाई का संबंध ये तो पूछना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। ह्यूमर्स हैं कुछ, नहीं, इसीलिए मैंने पूछा। नहीं देखिए रूमर्स कहते हैं ना कि एक घर में या एक किचन में अगर 2 बर्तन हैं तो कभी-कभी आपस में टकराते हैं। अ, मुझे लगता है कि आपके घर में अगर छोटा भाई या बड़ा भाई होगा तो उससे भी कभी आपकी कहा-सुनी हो जाती होगी। तो देखिए क्या होता है ना कि शायद ही इस पूरे पृथ्वी पर शायद ही कोई ऐसा भाई होगा जो अपने भाई से नहीं लड़ता। हुँ। और शायद ही कोई ऐसी बहन होगी जो अपनी बहन से नहीं लड़ती होगी या शायद ही कोई ऐसी बहन होगी जो अपने भाई से नहीं लड़ती होगी या शायद ही कोई ऐसा भाई होगा जो अपनी बहन से नहीं लड़ता। ठीक है। लेकिन क्योंकि हम लोगों का एक हाई प्रोफाइल जो लोग बोलते हैं हाई प्रोफाइल परिवार है, हुँ। तो जो है इन सब चीज़ों को लोग जो है बढ़ा करके बोलने बोलने में लोगों को अच्छा लगता है। देखिए मेरे बड़े भाई और मेरे बीच में किसी तरह की कोई दूरी नहीं है और हम लोग बिल्कुल अभी जो चुनाव भी हमने लड़ा, 2024 का चुनाव, बिल्कुल कदम से कदम मिला कर के हम लोगों ने लड़ा और हम जीते भी। हुँ। लेकिन एक होता है ना कि प्रोफ़ेशन आप समझ लीजिए इस चीज़ को कि अगर आप हैं तो आप एक डिफरेंट प्रोफ़ेशन में हैं, आपके भाई हैं तो वो एक डिफरेंट प्रोफ़ेशन में हैं। तो आप जिस प्रोफ़ेशन में होते हैं उसके हिसाब से आपकी सोच हो जाती है और आपके भाई हैं वो जिस प्रोफ़ेशन में होंगे उसके हिसाब से उनकी सोच हो जाएगी। तो हम लोगों के बीच में ना आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं कभी-कभी। जैसे मेरे भाई को लगता है कि मतभेद है, मनभेद नहीं। नहीं, ये चीज़ है कि जैसे उनको लगता है कि यार ये चीज़ हम लोग ऐसे कर सकते हैं तो अच्छा होगा, मैं बोलता हूँ कि नहीं भैया ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे तो अच्छा होगा। बस इतना ही है। अच्छा। अब इस चीज़ को लोगों ने बहुत ज़्यादा ये कर दिया तो हालाँकि मैं कहूँगा कि हर ऐसा मंच और हर ऐसा स्थान जहाँ पे लगता है कि ये हम लोग शुरू से बहुत रिज़र्व्ड रहे हैं। हम लोग शो ऑफ बहुत ज़्यादा मतलब रिलेशन का शो ऑफ हम लोग नहीं करते हैं। पब्लिक एक्सपोज़र फिर भी नहीं। है। हाँ, फिर भी है। पब्लिक एक्सपोज़ फिर भी है। है। जी। लेकिन हम लोग अपने रिश्ते को बड़ा प्राइवेट रखा है हमने। भाई-बहन के, माँ-बाप के और ज़्यादा करके देखिए हम लोग जैसे आप देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग कुछ भी करते हैं तो उसको शेयर करते हैं। तो मैं हूँ, चाहे मेरे भाई हों, चाहे मेरी बहनें हों, मेरी माताजी हों, तो हम लोग पहले से ही बहुत इस चीज़ को लेके डरे-सहमे रहते हैं क्योंकि हम लोगों के साथ अब प्रभु की जो इच्छा, महादेव की जो इच्छा, परिवार जो है हमारा कभी साथ रह नहीं पाया। तो इसको लेके हम लोग बड़े पॉसेसिव रहते हैं और कभी-कभी गाए-बगाए आप सोशल मीडिया पे हम कुछ देख लेते होंगे, तो वो चूँकि एक राजनीतिक आप समझ लीजिए कि कभी-कभी कुछ चीज़ें आपको नहीं चाहते हुए भी दिखानी पड़ती हैं। नहीं तो अगर हम लोगों का बस चले, तो फैमिली का कोई भी फंक्शन, कोई भी जो भी सेलिब्रेशन कुछ भी, हम लोग उसको प्राइवेट रखना चाहते हैं। कभी-कभी लोगों की भी इच्छा इच्छा होती है कि अभी जैसे अब मान लीजिए आप कह रहे हैं तो हो सकता है आपने कहीं कुछ सुना होगा, जी। तो लोगों को हमेशा रहता है कि भाई विधायक जी का परिवार जो है विधायक जी मतलब कि विधायक जी का परिवार जो है वो भरा-पूरा रहे, सब अच्छा रहे, सब सुखी रहें। तो ऐसे आज भी मुझे लगता है कि हज़ारों की संख्या में लोग हैं। अभी हमारे भाई पिछले महीने ही आए तो एक बड़ा अच्छा फंक्शन हम लोगों ने किया उनके वेलकम का। तो वो भी एक अलग ही लड़ाई थी। तो 7.5 साल तक उसमें
परिवार के जितने भी मुझे लगता है कि शुभचिंतक थे, हज़ारों-हज़ार लोग आए थे, उनसे मिले। तो अब ये है कि फैमिली को लेके हम लोग थोड़ा प्राइवेट रहना चाहते हैं और हर चीज़ का जो मार्केट में जो बातें आती हैं, चीज़ें आती हैं, हर चीज़ का जवाब हम लोग देने में विश्वास नहीं रखते। कहाँ तक दीजिएगा? वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ हर 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 सवाल का जवाब हम लोग देना देखिए अगर आप मेरे भाई हैं, आपसे मेरा कैसा है, अच्छा है, बंधुन में हम आप गले मिल रहे हैं, जो भी हैं, हम गले मिल रहे हैं या हम आपस में झगड़ा कर रहे हैं, हम क्यों बताएँ? पब्लिक डोमेन में लाने की डोमेन ज़रूरत में ये सब चीज़ें लाने लायक नहीं है। लेकिन ऐसी किसी तरह की कोई भी जो बातें हैं, वो उसको मैं खारिज करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। कह सकते हैं सिंह परिवार में सब कुछ सही है। बिल्कुल, अब तो और सही है और मैं आपको बता दूँ कि हमारे बड़े भाई के वापस आने के बाद अब देखिए ये सब चीज़ें कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ें बोलो, करो तो उसपे नज़र लगती है, बिल्कुल, लेकिन महादेव की कृपा है। ठीक है। हम चाहते हैं कि ये चीज़ें हमेशा ठीक ही रहें। इन इन शुभकामनाओं के साथ में अपनी टीम की ओर से आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी बातें इतनी बेबाकी से हमारे साथ में शेयर की। और दर्शकों मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर कुछ भी ऐसा रह गया हो या आपको अगर जानना हो, किंग परिवार के बारे में या कुछ चीज़ें हो सकता है मुझसे छूट गई हों, मुझे ज़रूर आप शेयर करिएगा, बताइएगा। हम आपके लिए एक बार फिर से आएँगे और अभी एडवांस में बुकिंग करके जाते हैं आपके पास। बिल्कुल, कि अगली बार आएँगे तो जो बचे हुए क्वेश्चन्स हैं, आपके जो क्वेश्चन्स हैं उनको लेके आएँगे और अगली बार वहाँ और करोड़ों सवाल किए जाएँ। आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।